हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल SBMIC पर। आपके विद्यालय सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज चकदाऊ नगर नैनी के चैनल SBMIC पर ये क्लास 12 के लिए मैं चला रहा हूँ। क्लास 12 के लिए क्लास स्टार्ट किया मैंने लाइट सेक्शन, जिसमें मेरा दूसरा वीडियो है, ठीक है। और लेसन आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि वह क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे रिवाइज करना है, काफी डीप लाइट हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, लेकिन ये जो थोड़ा सा हाई स्कूल रिवाइज किए रहेंगे तो हमें पढ़ने में मजा आएगा। मतलब मजा जरूर आना चाहिए पढ़ने में, तो फिर पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती। वो चीज जिसमें हम काफी मतलब एंजॉय करते हैं, उसे मन लगा के सीखते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा गौर से सुनो। आज हमारा फोकस है गोलीय दर्पण पर, स्फेरिकल मिरर पर, ठीक है। तो आज हम गोलीय दर्पण और उससे रिलेटेड डिफिनीशंस के बारे में कंप्लीट कर लेंगे। ये मतलब एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा स्फेरिकल मिरर के लिए। उसके बाद कल हम आ जाएंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड फार्मूलों को डेरिवेशन पर। अब आपको मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बताता हूं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो होता है ना हमारा, एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। मतलब हमारा गोलीय दर्पण होता है एक कांच के गोले का, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है। चांदी या लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश इसलिए कर देते हैं कि जब एक तरफ पे पॉलिश कर देते हैं ना, तो प्रकाश अगर टकराएगा तो उस पार नहीं जा पाएगा, अधिकांश प्रकाश टकरा कर लौट आएगा ताकि रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। क्योंकि दर्पण ही रिफ्लेक्ट करता है। हम जो इस डिवाइस को दर्पण बोल लेते हैं, इट इज ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई सरफेस प्रकाश का परावर्तन नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम उसे दर्पण नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे आप देखो, कांच का एक गोला ले लो आप, ठीक है। अब देखिए गोला एक 3D फिगर है। टीचर आपको अगर वृत्त बनाएगा तब भी यही बनाएगा, गोला बनाएगा तब भी यही बनाएगा। अब गोला बोर्ड पर नहीं बनेगा, गोला आपके दिमाग में बनना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा माइंड में पूरा यूनिवर्स है, उसमें हम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते इंटरेस्ट बन जाए हमारा, बस, ठीक। जैसे हम कोई मूवी की कहानी कोई सुनाता है, पूरा कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं, तो ठीक उसी तरह से अगर मैंने बोला कि ये गोला है, तो तुम्हारी डिजाइन मन में एक गोला बन जाना चाहिए। अब देखो, इस गोले को यहां से आप ऐसे काट दो। अब काटिए गोले को, आप इसे काटेंगे ना तो ऐसे आप रखेंगे तो आपको एक प्लेट की तरह ऐसे दिखेगा। ऐसे जैसे मान लो कि कोई प्लेट टाइप नहीं होता, बाउल टाइप, जिसका आप ऐसे रखोगे तो कुछ खा भी सकते हो, ऐसे आपको दिखेगा। अब जाहिर सी बात है मैं वैसे ही यहां पे बना नहीं सकता, तो जब ऐसे बन रहा है तो आप इसके पिछले वाले पे अगर पॉलिश कर देंगे तो जिसमें जो दबा हुआ है उसमें आप अपना चेहरा देख पाएंगे। ये भी गोलीय दर्पण है, ये अवतल गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपने इसे काट के ऐसे निकाला, ठीक, आप जो दबा हुआ है इसको आप पॉलिश कर देंगे, तो आप उस वाले पर पलट देंगे तो पीछे वाले पे आप अपना ऐसे चेहरा देख पाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वह किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। अब उस पर पॉलिश हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम इसके उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, इधर पॉलिश कर देंगे तो इधर चेहरा देख पाएंगे। पूरा चेहरा देखने का तात्पर्य मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। चेहरा आप उस पर देखते हैं जो परावर्तक तल का काम करता है, जिससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां पर अब इस तरह से आप इसे ऐसे लेते हैं, तो पीछे अगर पॉलिश कर देंगे तो यहां पे आप परावर्तक चेहरा देख पाएंगे, परावर्तक तल का काम करेगा। अगर आप इस तरफ पॉलिश कर देंगे, मैंने पलट के रखा, बस इसे मैंने पलट के रखा, पॉलिश मैंने इस वाले किया तो मैं इस पर अपना चेहरा देख सकता हूं। अब ये परावर्तक तल का काम करेगा, तो इसे हम बोलते हैं गोलीय अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं गोलीय उत्तल दर्पण। अब बताएं आपको, जो दर्पण है ना वो हमको ऐसे जैसे है वैसे तो दिखेगा नहीं। अब हम ये क्या बनाते हैं, ये लाइन दर्पण को कैसे रिप्रेजेंट करती है मैं आपको बताता हूं। अब अपने मन को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाइए।
जैसे मैंने दर्पण ऐसे रखने के लिए ऐसे बोला आपको, ठीक है, मैंने ऐसे दर्पण रखने के लिए बोला, तो आपको एक किनारा वाला दिख रहा है कि नहीं ऐसे? तो जैसे दर्पण मेरे सामने ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं इसे हाथ पर से ऐसे काट दूं तो आपको यही लाइन दिखेगी कि नहीं? अगर मैंने उत्तल दर्पण को ऐसे रखा हुआ है और मैं इसे ऐसे हाथ पर से काट दूंगा तो मुझे ऐसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है कि नहीं? तो ये उसका एक क्रॉस सेक्शन होता है, परिच्छेद है। दर्पण हमें अपने मन में इमेजिन करना पड़ेगा कि दर्पण किस तरह का होता है, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं दर्पण से रिलेटेड डिफिनेशंस पर, ठीक है। तो दर्पण में आपने पढ़ा, गोलीय दर्पण की परिभाषा पढ़ी आपने, ठीक है। इसके दो प्रकार आपने पढ़े, अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, और दूसरा आपने पढ़ा उत्तल गोलीय दर्पण, ठीक है। अब आपको बोलना क्या है कि यदि दबा हुआ भाग परावर्तक तत्व का काम करेगा और उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाएगी तो दर्पण को अवतल गोलीय दर्पण कहेंगे। यदि उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करेगा और दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाएगी तो उसे हम बोलेंगे उत्तल गोलीय दर्पण, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाओं, ठीक है। गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाओं की बात करूं तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, देखिए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ध्रुव, ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। उसके बाद आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, मुख्य अक्ष हो गया, और फोकस आप पढ़ेंगे, आप फोकस तल पढ़ेंगे और द्वारक पढ़ेंगे। आप इन्हें चाहे तो नोट कर लें क्योंकि मैं इसे हटाने वाला हूं, हटाकर ही फिगर बना के समझाऊंगा आपको। मैं एक साथ वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस तल, द्वारक और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वक्रता के बारे में भी बताऊंगा। वक्रता एक अलग चीज होगी, ये कोई भौतिक रास नहीं है, ये एक गुण है दर्पण का, ठीक। अब शुरू करता हूं मैं इसके लिए। देखिए, जैसे यहां पर एक कोई दर्पण है, ठीक है, तो अब देखिए, और यह भी कोई दर्पण है, तो आप देख रहे हैं कि मुड़ाव इसमें कम है लेकिन ये ज्यादा मुड़ा हुआ है, ये ऐसे काफी ज्यादा मुड़ा हुआ है, तो इसकी वक्रता ज्यादा है और इसकी वक्रता काफी कम है। लेकिन अगर आप इसकी त्रिज्या बनाएंगे तो इसकी त्रिज्या ज्यादा है और इसकी त्रिज्या कम है, तो जिसकी वक्रता मतलब मुड़ाव कम होती है उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है, और जिसका वक्रता ज्यादा होती है, वक्रता मतलब मुड़ाव ज्यादा होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या आपकी कम होती है, ठीक है। मतलब मुड़ाव जितने ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी ही कम होगी। अब देखिए, मैं एक दर्पण ले रहा हूं, दो दर्पण लूंगा यहां पे आपके लिए, दो दर्पण और एक साथ सारी डिफिनेशंस, ठीक है। ध्यान, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यह मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है। यहां से एक लाइन आप ऐसे ही खींच दीजिए और यहां से भी एक लाइन आप ऐसे ही खींच दीजिए। एक्चुअली जो डिफिनेशंस है ना वो दोनों के लिए है सेम, तो डिफिनेशन दोनों के लिए सेम होने की वजह से आपको मैं दोनों साथ में समझाता हूं। जैसे देखिए, हमारा दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है, ये मैं शुरू में बताया। तो हमारा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे,
ठीक। तो जैसे ये सी है और यह आपका सी है, ये इस दर्पण का केंद्र है, ये इस दर्पण का केंद्र है। एक्चुअली गोले का केंद्र होता है और वही केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए मैंने एक चीज क्लियर किया। अब आ जाते हैं वक्रता त्रिज्या पर। सेम बात, इसी गोले की रेडियस को इसकी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, मतलब इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तब दोनों के लिए कॉमन डेफिनेशन, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या हमको मालूम हो गई, इसे हम r से दिखाते हैं। ये इधर मेजर की गई है तो नेगेटिव है, और यहाँ पर उत्तर वाले में ये r है, ये पॉजिटिव है। दर्पण का ये जो मध्य बिंदु होता है ना, मिड पॉइंट, इसे ध्रुव बोलते हैं। ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं ध्रुव। तो यहाँ पर जो P है हमारा वो पोल है दोनों के। और देखिए P और C को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुख्य अक्ष कौन है आपका? PC। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज इसमें पहले पढ़ लीजिए, द्वारक। क्या है आपका? द्वारक। द्वारक क्या होता है आपको बताऊं मैं। द्वारक जरा समझिएगा, वो थोड़ा सा व्यास है लेकिन अलग तरह का। जैसे एक गोला ले लीजिए, एक छोटी सी प्लेट काट लीजिए और एक बड़ी सी प्लेट काट लीजिए। तो अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें, जैसे मैंने बोला जो त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, तो इसी गोले से ए वाला भी काटा गया, इसी गोले से ये भी काटा गया, तो वक्रता त्रिज्या दोनों की सेम है ना। लेकिन आप सोचो, अगर ऐसे आपने इस गोले से कांच की दो प्लेट बनाई, तो ये वाली प्लेट छोटी मिलेगी, ये वाली प्लेट बड़ी मिलेगी। तो इसका जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर रिम, जो रिम होती है, उस रिम का जो व्यास होता है दैट इज कॉल्ड द्वारक। मतलब इसका जो बॉर्डर होता है दर्पण का, उसका व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक को कभी भी हम इस गोले के व्यास से मेजर नहीं करेंगे। एक ही गोले से दो अलग अलग, देखो इसका द्वारक कितना होगा और इसका द्वारक कितना होगा। द्वारक मतलब जो बॉर्डर होता है ना, वृत्त होता है, उसका व्यास। ठीक है, अब आ जाते हैं फोकस पर। हम आ जाते हैं फोकस पर। तो फोकस के लिए हमें थोड़ा सा एक अलग जो है, मतलब उसे अलग तरह से थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा दर्पण को फोकस के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस जरूर करता हूँ फोकस और फोकस तल के लिए। मतलब फोकस और फोकस तल, ठीक है ना, एक आगे का बचा रह जाएगा, इसे मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। लेकिन आप पहले रिफ्लेक्शन सीख लीजिए, कम से कम रिफ्लेक्शन तो सिखा दो। जैसे कि ये कोई आपका मिरर है ना, ये आपका अवतल दर्पण है। तो जैसे मान लीजिए ये वक्रता केंद्र हो गया, कोई प्रकाश किरण अगर ऐसे आती है तो लौटेगी टकराकर। तो कैसे लौटेगी? समतल पृष्ठ पर गुरुजी लोगों ने बताया हुआ है आपको कि अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ पे अभिलंब हमें चाहिए। प्रकाश किरण चली जाएगी आकर, उसको अभिलंब नहीं चाहिए, अभिलंब हमें चाहिए उसे बनाने के लिए। तो आएगी ऐसे टकराकर लौट जाएगी। तो यहाँ पे जिस कोण पर आती है उसी कोण पे जाती है। इसका मतलब अगर हम किरण आरेख बना रहे हैं, रे डायग्राम बना रहे हैं, देन वी नीड अ नॉर्मल, हमें एक अभिलंब की जरूरत है। यहाँ पे अभिलंब कैसे बनाएंगे? तो गोले और वृत्त के लिए एक सुविधा है, परिधि के या पृष्ठ के किसी बिंदु को अगर आप वक्रता केंद्र से मिला दें तो यह लाइन अभिलंब का काम करती है। तो आप याद रखिए इंपॉर्टेंट बात, अगर C को परिधि के किसी बिंदु से मिला देंगे तो उस बिंदु पर अभिलंब का काम करेगी। तो यहाँ पर जिस कोण पर आई है यह उसी कोण पर लौट जाएगी। समझ गया? ये आपका बन गया R। इसी तरह से अगर ये उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, तो जैसे अगर कोई प्रकाश किरण मान लीजिए इस तरह से आई यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें अभिलंब चाहिए। तो जैसे C है आपका, तो मैं इससे मिला दूंगा इसे ऐसे, तो उस पार नहीं जाएगी, जिस कोण पर आई है ऐसे उसी कोण पर लौट जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, मतलब बिना अभिलंब के हम परावर्तन नहीं कर सकते। ठीक, अब बस एकदम लास्ट स्टेज है,
जैसे मान लीजिए कि ये आपका उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अगर कोई समांतर किरण आती है तो लौटते समय, जैसे सी तो यहाँ पर है, यहाँ पे विलंब है, तो लौटते समय जहां पर काटेगी वो आपका फोकस है। ऐसे जाएगी और टकरा कर लौटेगी। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर है तो लौटते समय जहां पर मुख्य अक्ष को काटेगी इसे हम फोकस कहेंगे, और फोकस और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण इस तरह से ऐसे आएगी समांतर, यहाँ पे सी है तो हमको अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। तो जिस कोण पर आई है जब उसी कोण पर लौटेगी तो यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होगी, काटेगी नहीं, काटती हुई प्रतीत होगी। अवतल दर्पण में एग्जैक्ट काटेगी, लेकिन उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो जहां पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसे हम बोलेंगे ये फोकस है। अब पी से अब तक की डिस्टेंस को फोकस दूरी बोलेंगे। तो ये धनात्मक है और यह सॉरी ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी हो गई धनात्मक और ऋणात्मक, सॉरी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल अवतल दर्पण, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स, अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं मैं, फ्लो में चला गया, दर्पण पढ़ रहे हैं लेंस नहीं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक है और उत्तल दर्पण की धनात्मक है। फोकस अगर मैं यहां से तल की कल्पना करूं जो फोकस से होकर एक प्लेन चला जाए जो प्रिंसिपल एक्सिस पर लंब हो, चाहे इस पर चाहे इस पर, तो उसे हम बोलेंगे फोकस तल। तो लगभग मैंने इसे अभी क्लियर किया आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। अपने से बुक पढ़ें, बुक जरूर पढ़ के बैठें, एक बार मेरे पढ़ाने के पहले और एक बार पढ़ाने के बाद, बहुत बढ़िया क्लियरेंस आएगा और आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।